कभी कहानियों में रंग घुलता है, कभी शब्दों से जिंदगी महकती है, और जब ये दोनों एक ही कलम से निकलें तो वो जादू मनीषा कुलश्रेष्ठ कहलाता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ कहलाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समकालीन हिंदी साहित्य की एक बेहद सशक्त आवाज, ऐसी साहित्यकार जिनकी कहानियां दिल को छूती हैं और जिनका लेखन सोच को झकझोरता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ, जिनका नाम साहित्य प्रेमियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। 26 अगस्त 1967 को जोधपुर राजस्थान में जन्मी मनीषा जी ने बीएससी, एमए, एमफिल हिंदी साहित्य और कथक में विशारद की डिग्रियां हासिल की। लेखन की प्रेरणा उन्हें अपनी मां से विरासत में मिली और तब से अब तक उन्होंने हिंदी साहित्य को बेहतरीन कहानियों, उपन्यासों, कविताओं और यात्रा वृत्तांतों से समृद्ध किया है। उनके 10 कहानी संग्रह कठपुतलियां, कुछ भी तो रूमानी नहीं, बौनी होती परछाई, गंधर्व गाथा, अनामा जैसे शीर्षकों से लेकर शगाफ, शालभंजिका, मल्लिका, त्रिमाया जैसे 7 चर्चित उपन्यास तक हर कृति ने पाठकों पर गहरी छाप छोड़ी है। इन्होंने माया एंजेलू, बोरहेस और लातिन अमेरिकी साहित्य का भी हिंदी में अनुवाद किया है। उनके उपन्यास शालभंजिका का डच में अनुवाद हो चुका है और कई कहानियां अंग्रेजी, रूसी व अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। वातायन यूके सम्मान, कलिंगा बुक अवार्ड, के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान, गीतांजलि इंडो फ्रेंच लिटरेरी प्राइज और इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। हिंदी नेस्ट जैसी पहली हिंदी वेब पत्रिका की 24 वर्षों से संपादक और कथा कहन नाम से लेखन कार्यशाला की संचालिका मनीषा जी का साहित्य से रिश्ता एक सशक्त आंदोलन की तरह है। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी लेखिका से जिनके शब्दों में है संवेदना, सौंदर्य और सोच की सच्चाई। जोरदार स्वागत कीजिए मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का स्वागत है आपका। और आज मुझे निदा साहब का एक शेर याद आ रहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। मनीषा जी जो बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं, आपने साहित्य के हर विधा पर लिखा है और केवल लिखा नहीं, भीतर तक उतर जाने वाली इनकी कलम हर पाठक को झकझोरती भी है, हर पाठक को आह्लादित भी करती है और सोचने के लिए मजबूर भी करती है। स्वागत है मनीषा जी आपका। धन्यवाद प्रभात जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब काफ़ी समय से हमारे बीच में एक लुका छिपी चल रही है। मैं काफ़ी समय से मिलना चाह रहा था और आपकी व्यस्तताएं अलग हैं, आपका नेचर से भी घुमक्कड़ हैं, कहीं न कहीं आपका घूमना होता रहता है। चलिए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मनीषा जी, हर व्यक्ति के भीतर एक लेखक छुपा हुआ होता है जो समय, काल और किसी विशेष परिस्थिति के ज़रिए या में बाहर निकलता है। कलम के ज़रिए निकलता है, आजकल तो लैपटॉप के ज़रिए निकलना ज़्यादा हो रहा है। तो आपका लेखक सबसे पहली बार कब निकला था? जी, अगर मैं कहूँ तो मुझे जहाँ तक याद है कि हमारे घर में बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी। तो बहुत बचपन में जब बाल पत्रिकाएं आती थी तब मैं अपनी कहानियाँ बाल पत्रिकाओं में भेजती थी। और क्योंकि मेरी माँ एक बहुत बड़ी किस्सा गो रही, तो जब मैं वयस्क हुई तो मुझे लगा कि मेरी माँ की डायरी में जो कविताएँ लिखी होती थी उनसे कुछ प्रेरणा लेके मैंने कविताएँ लिखी। फिर वो कविताएं पहले मैंने कॉलेज मैगजीन में दी। फिर मुझे याद है कि राजस्थान साहित्य अकेडमी ने युवा साहित्य पुरस्कार के लिए एक एकांकी मांगी थी। तब मैंने देवदासी प्रथा पे अपनी एकांकी लिखी थी और उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। तो मुझे लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मेरी लेखनी शुरू हुई। जी जी, बहुत बढ़िया। और अक्सर किशोर वय या बचपन में हम कल्पनाओं के एक अनंत आकाश की ओर उड़ने की तमन्ना मन में रखते हैं और वही कहीं बहुत लोग पहुंच पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी पहुंचते। हाँ, आगे बढ़े से पहले हम हमारे श्रोताओं को अगर आप अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बता सकें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी जी, दरअसल रचना प्रक्रिया ऐसी कुछ खास नहीं होती, लेकिन जब कोई कथानक या किसी उपन्यास का प्लॉट आपके जहन में आ जाता है तो कई दिनों तो वो मन में ही उमड़ता घुमड़ता रहता है, और जब तक मेरे पात्र एक सही मन स्थिति में नहीं आ जाते और वो बाकायदा एक व्यक्ति का रूप नहीं ले लेते, उनके
कपड़े, उनके बाल, उनकी आंखें, उनके जेस्चर्स तब तक मेरी कागज़ पे नहीं उतरते, उसके पहले वो मेरे जहन में बनते बिगड़ते रहते हैं। तो इस तरह से मेरी रचना प्रक्रिया है। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी कि मैं दिन की रोशनी में नहीं लिख पाती, मैं पूरी तरह से नॉक्टर्नल हूँ, जिसे हम कहें कि मैं निशाचर हूँ। तो मैं रात को ही लिखती हूँ, और रात के जो सन्नाटे में बिल्कुल जब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, तब पात्र मेरी खोई हुई नींद से खेलते हैं और मुझे अपने मनचाहे रास्ते पे ले जाते हैं। जी, आपके बारे में कहा भी जाता है कि आप अपने पात्रों से बतियाती हैं। आप अपनी रचनाओं में जो पात्र आते हैं उनके मनोविज्ञान को कैसे समझती हैं जिससे रचना जीवंत बन जाती है? दरअसल मैं हमेशा इस बात में विश्वास करती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को उसका बचपन और उसके साथ बीती घटनाएं और उसके साथ गुजरे हुए हादसे, खुशियाँ, उपलब्धियाँ और बचपन में मिला स्नेह और घृणा, ये सब मिलकर किसी व्यक्ति का मनोविज्ञान बनाते हैं। और कुछ मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं साइंस की विद्यार्थी हूँ, तो जीनोटाइप भी आपका काम करता है। तो हर व्यक्ति का अगर मनोविज्ञान होता है तो पात्र भी जीवंत होते हैं, पात्र भी कहानी में अपने मनोजगत को हासिल करते हैं और अपने मनोजगत से बात करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस कथा साहित्य में। तो जब भी किसी पात्र के मनोविकास पे बात करते हैं, तो अगर हम बहुत सारे हिंदी साहित्य में ऐसी कहानियां हैं जिसमें आप उत्तरोत्तर किसी भी पात्र का मनोवैज्ञानिक विकास देख सकते हैं, तो मैं भी अपने लेखन में इस बात का ख्याल रखती हूँ। जी देखो, वैसे तो आपकी लेखनी बहुआयामी है, लेकिन प्रमुखतः हम जब पढ़ते हैं आपको, तो आपने स्त्री की संवेदनाओं, पीड़ाओं, उसका समर्पण, उसका त्याग और मातृसत्ता, इस तरह के विषयों को आपने चुना और उस पर काफ़ी गहराई तक उतर कर आपने लिखा है। मल्लिका जो एक पात्र है भारतेंदु की प्रेमिका के रूप में, चाहे पंचकन्या, स्वप्न पाश हो या सोफिया त्रिमाया जैसे उपन्यासों की बात करें, आप इनमें स्त्री की सामाजिक परिस्थितियों को रेखांकित करते हुए नजर आती हैं। आपको क्या कभी महसूस हुआ कि जो कुछ भी आपने स्त्री सत्ता के फेवर में या उसको आगे बढ़ाने के लिए लिखा, कोई सामाजिक परिवर्तन आपको कभी नजर आया? हाँ, मैं आपको एक बहुत मज़ेदार घटना सुनाना चाहूँगी। अभी अभी की बात है, मैं भोपाल गई हुई थी, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी का एक साहित्यिक कार्यक्रम था। वहाँ मुझे एक लड़की मिली जिसने कहा कि मैम, मेरे को नहीं पता था आप मनीषा कुलश्रेष्ठ वही हैं जिन्होंने बिगड़ैल बच्चे लिखी थी। तो मैंने वो कहानी अपने पिता को पढ़ाई थी और उनको मैंने कहा था कि आप है ना युवाओं की मनोविज्ञान को समझेंगे तो आप मुझे पढ़ने भेज सकेंगे। तो उन्होंने वो कहानी पढ़कर मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो मुझे लगता है कि बहुत डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट बहुत छोटे छोटे स्तरों पे कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। जैसे कि अगर मैं त्रिमाया की बात करूं तो मातृसत्ताओं के बारे में बहुत ज़्यादा बाकी के देश में, बाकी स्टेट्स में किसी को भी नहीं पता ज़्यादा। अगर हम आम आदमी की बात करें कि भाई नायर समाज ऐसा हुआ करता था जहाँ मातृवंशीय समाज था, या मेघालय में मातृवंशीय समाज है, और हाथियों के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि हाथियों में कुल माता ही होती है जो पूरे के पूरे अपने झुंड को साथ लिए चलती है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की बातें आती हैं कि कहीं ना कहीं हम इतिहास में मात्र सत्तात्मक थे हमारे आदि इतिहास में, तो निश्चित तौर पे स्त्रियों के अंदर एक आत्मविश्वास तो आएगा कि ऐसा भी है कि भविष्य में भी हम ऐसी कोई कल्पना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि साहित्य बहुत छोटे स्तर पे बदलाव लाता है, लेकिन लाता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि बॉक्स एफएम के इस विशेष कार्यक्रम में इस समय हमारे स्टूडियो में हमसे रूबरू हो रही हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती मनीषा कुलश्रेष्ठ। यदि आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो 73399096 पर आप हमको फ़ोन कर सकती हैं। और इसके अलावा जो श्रोता बॉक्स एफएम से जुड़कर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बॉक्स रूम में, चैट रूम में जाएं, अपना नाम लिखें और अपना सवाल लिखें। हम आपके सवालों को मनीषा जी तक पहुंचाएंगे और उनसे उनका जवाब भी लेंगे। मनीषा जी, बातचीत का सिलसिला हम आगे रखेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन देखते हैं कि कुछ लोग हमसे जुड़े हैं जो कुछ
कहना चाह रहे हैं आपके बारे में? जी, हमारे जयपुर शहर की शान है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। मैंने हिंदी साहित्य को बहुत देर से पढ़ना शुरू किया, क्लासिक्स को छोड़ दीजिए। उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो जिन शुरुआती साहित्यकारों से मेरा परिचय हुआ और जिनको मैं पढ़ने लगा, पसंद करने लगा, उनमें मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का एक नाम है। वो जिस तरह से कहानियां बुनती हैं, उनके जो उपन्यास हैं, उसकी भाषा, कहानियों को बुनने का तरीका, वो सब कुछ इतना शानदार है कि पाठक जो है उसके अंदर ही रह जाता है, उस दुनिया को उनके शब्दों के साथ देखना शुरू कर देता है। अभी हाल ही में, सबसे हाल में जब मैंने उनकी किताब पढ़ी, वो त्रिमाया थी, और उनसे इसके बारे में बातचीत भी की, तो जिस तरह से तीनों मायाओं की दुनिया को उन्होंने दिखाया है, आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए 3 अलग अलग दुनिया को देख पाते हैं, और ये जादू उनकी हर कहानी में, उनके हर उपन्यास में है। आज मनीषा जी बॉक्स एफएम पर आ रही हैं और मैं बहुत उत्साहित हूँ उनको सुनने के लिए, उनकी बातचीत को सुनने के लिए, और मैं श्योर हूँ कि बॉक्स एफएम के सभी श्रोता मनीषा जी को सुन के उतना ही आनंद प्राप्त करेंगे जितना मैं कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहचानिए ये कौन थे? नवीन चौधरी जी, नवीन चौधरी, बिल्कुल। नवीन चौधरी जी का संदेश हम तक पहुंचा और हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद नवीन जी। आइए सुनते एक और संदेश। नमस्कार, मैं बीकानेर से अमित गोस्वामी। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बॉक्स एफएम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मनीषा कुलश्रेष्ठ जैसी मूर्धन्य लेखिका से मिलने और बातचीत करने का मौका अपने श्रोताओं के लिए इन्होंने उपलब्ध करवाया। मैं मनीषा जी की लगभग सब किताबें पढ़ चुका हूं, और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने भी देश के अग्रणी लेखक हैं उनमें मनीषा जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके लेखन में आपको इनका विशद अध्ययन दिखाई देता है, इनके लेखन में इतिहास बोध है, इनके लेखन में पर्यावरण की चिंताएं हैं, और ये जो इनका यायावरी व्यक्तित्व है वो इनके लेखन में दिखाई देता है। भाषा सौष्ठव इनका बहुत ही प्रामाणिक है, और शिल्प और कथ्य दोनों ही बेजोड़ हैं। तो मैं फिर से एक बार मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की देता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी इनसे मित्रता है, इनसे मुलाकातें होती रहती हैं। अभी दिल्ली में साहित्य अकादमी के आयोजन फेस्टिवल ऑफ लेटर्स में मुलाकात हुई थी हाल ही में। ये मेरा सौभाग्य कि इनका वरद हस्त मुझे मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अमित, बहुत धन्यवाद अमित। मनीषा जी, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। आपने मिथकीय प्रयोगों के साथ भी बहुत कुछ लिखा है। ख़ास तौर से मैं ये बात आपसे उन नए लेखकों के बारे में भी पूछ रहा हूँ जो इस तरह से लिखना चाह रहे हैं। मिथकीय प्रयोगों के अपने कुछ खतरे होते हैं जी, क्योंकि जिस तरह से आप पौराणिक घटनाओं, पौराणिक चरित्रों को वर्तमान कसौटी पर गूंथ कर प्रस्तुत करते हैं तो उसके अपने खतरे होते हैं। तो वो क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए कि जिससे आपकी रचना पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह न लगे? बिल्कुल प्रभात जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मिथक और पुराण अपने समय में आगे आते आते कहीं ना कहीं किसी पूर्वाग्रहों के कारण अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। तो अगर हम मिथकीय पात्र चुनते हैं तो हमें बहुत सावधानी से और अगर उनके संदर्भों को समझते हुए लेना चाहिए और उनके मनोविज्ञान को भी समझना चाहिए। और कई संकेतों को भी पाठकों से भी मैं आग्रह करूंगी कि अगर हम पौराणिक चरित्रों को कोई उपन्यासकार लेता है तो वो उनकी उन अच्छाइयों और सशक्तताओं के कारण लेता है जिनसे वो बनते हैं, उन चीज़ों के कारण नहीं लेता कि जिनके कारण उनकी कमज़ोरियाँ थी। क्योंकि पुराणों के भी और मिथकों के भी चरित्र अगर हम देखें कि कृष्ण से लेकर राम तक, तो हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है कि कोई भी व्यक्तित्व छोटी सी त्रुटि के बिना पूरा नहीं होता। तो हम पूर्वाग्रह ना पालें और हम बहुत ज़्यादा आदर्श भी प्रस्तुत ना करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, उन पौराणिक और मिथकीय पात्रों में अपने आप को जोड़ के देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी हम ऐसे कोई पात्र, जैसे कि मैंने पंचकन्याओं को लिया था, तो वही बात उठी थी कि भाई अगर ये इतनी ही सशक्त स्त्रियाँ थीं तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। तो मैं इसमें यही बात कहूँगी कि हम समय के उस पार जाके देखें तो उनकी विवशताओं को समझ सकते हैं। जी जी, तो मुझे लगता है कि ये सावधानियाँ ज़रूरी है। जी, बहुत बढ़िया बात कही। और वो लेखक जो हमारे साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर वो मिथकीय प्रयोगों के साथ अगर लिखना चाहते हैं तो मनीषा जी की बात पर गौर फरमाएं।
मनीषा जी, एक बात और आपसे, आपने वैसे तो प्रचुर मात्रा में गद्य साहित्य पर ही काम किया, लेकिन आपने कविताएं भी लिखी हैं। मैंने कुछ YouTube पे आपकी कविताएं भी सुनी हैं। तो आप गद्य और पद्य में किसके निकट अधिक पाती हैं? मैं निश्चित तौर पे गद्य के। मैं कविताओं को कहूँगी कि वो एक मेरे लिए छोटा सा झरोका थी कि जब मैं कविताओं से होकर साहित्य में अंदर आई, और मुझे लगता है कि कविताओं को मैंने बिल्कुल अपने अंतरंग पलों में लिखा है, या बहुत कभी विचलित होकर लिखा है, या कभी प्रकृति को लेकर लिखा है। लेकिन गद्य में मैं अपना विस्तार पाती हूँ, और गद्य में मुझको लगता है कि मेरा कहना ज़्यादा खुलकर निखर कर आता है कविताओं के बदले, क्योंकि कविताओं में आप संकेतों में कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। कविताओं के बारे में मैं यही कहूँगी कि कविताएं वो भावनाएं हैं जैसे कि जंगल में आप पत्तियों को छुपाने जाएं तो आसानी से छुप जाती हैं। तो कविताएं वो चीज़ हैं कि जिनमें आप वो बात जो नहीं कहना चाहते और कहना भी चाहते हैं उनको छुपाया जा सकता है। पद्य के साथ लय से भी आपका ताल्लुक रहा है, जहाँ तक मुझे आपने विशारद किया है कथक में, और बिरजू महाराज पर आपने एक किताब भी लिखी। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमको उस किताब के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। रज़ा फाउंडेशन हर साल कुछ इस तरह की किताबें निकालते हैं जिनमें आप एक किसी बड़े कलाकार को लेकर उसके जीवन और उनके काम पर समीक्षात्मक पुस्तक लिखते हैं। तो मुझे लगा था कि अगर मैं कथक में मैंने विशारद किया है तो मैं बिरजू महाराज पर ज़रूर काम करना चाहूँगी, क्योंकि कथक पर विशारद ज़रूर किया था मैंने, लेकिन मैं उसको कभी बहुत ज़्यादा मंच पे प्रस्तुतियाँ नहीं दे पाई। तो मैंने किताबें ज़्यादा पढ़ी कथक की और प्रस्तुतियाँ ज़्यादा देखी। तो मैंने बिरजू महाराज के इंटरव्यूज़ लिए और बहुत सारे लोगों के जो उनके आसपास हैं उनके इंटरव्यूज़ लिए। तो एक ये बहुत सघन करने वाला इंटरव्यू मतलब किताब थी, और इस किताब में ये बात मेरे सामने खुलकर आई, क्योंकि कथक हमेशा से एक एकल प्रदर्शन का नृत्य रहा। जी बिल्कुल। लेकिन बिरजू महाराज ने उसको एक ओपेरा की तरह, एक पूरे एक उसकी तरह प्रस्तुत किया जिसको हम सामूहिक नृत्य कहते हैं या नृत्य नाटिकाएं कहते हैं। और बिरजू महाराज ने लय के साथ बहुत कमाल के प्रयोग किए, बल्कि वो आकाशवाणी में जो रिवाइंड करने वाली स्पूल होता है उस पे भी उन्होंने उल्टा तत्कार करके या उल्टे चक्कर लगा के भी उन्होंने कथक को प्रस्तुत किया। उन्होंने खो-खो ओलंपिक्स के टाइम में उन्होंने खो-खो को नृत्य में प्रयोग किया। तो उनके ऐसे अनूठे प्रयोग थे कि उस किताब में वो सब आया है। क्या बात है, क्या बात है। एक आपका उपन्यास है सोफिया। जी। वैसे तो उसके केंद्र में प्रेम है जी, लेकिन आपने एक मुस्लिम और एक हिंदू के बीच प्रेम की एक धारा, अजस्र धारा प्रवाहित की है। जी। खासतौर से मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में इस बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज जिस तरह जातीय राजनीति हो रही है या जातियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के उपन्यास लिखते वक्त जो गंभीरता चाहिए और ये जो खतरे उसके सामने मंडराते नज़र आते हैं, क्या सोफिया लिखते हुए आपके जहन में कोई ऐसी बात थी? हाँ, मुझे सोफिया लिखते हुए, क्योंकि सोफिया लगभग अगर हम बात करें तो सोफिया आधी सत्य कथा है और आधी कल्पना है, क्योंकि लेखक की हर कहानी आधी सत्य आधी कल्पना होती है। लेकिन निश्चित तौर पे एक छोटा सा आशंका मेरे मन में थी, कोई भय तो नहीं था, एक आशंका मन में थी कि कहीं इस किताब को गलत तरीके से ना लिया जाए। लेकिन ये आशंका निर्मूल साबित हुई कि हिंदी का पाठक काफ़ी मानसिक तौर पे बहुत उदार है। उसने उस किताब को एक प्रेम कहानी की तरह और प्रेम में विद्रोह की तरह लिया कि मेरी नायिका सोफिया एक हिंदू लड़के से प्रेम करती है और वो मारा जाता है, और उसके बाद वो उसके प्रेम में ताउम्र रहती है। तो बात ये नहीं है कि बात आज के समय को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि उस किताब को पढ़कर जो लोग इस तरह की राजनीति या इस तरह की चीज़ों में, ये बंटवारे में बिलीव करते हैं, वो प्रेम में यकीन करने लगेंगे। मेरी उम्मीद तो एक सकारात्मक उम्मीद ही थी, और मुझे लगता है कि सोफिया लिखते हुए मैंने उस उम्मीद के दिए को जला के रखा जो आगे तक चलेगा। जी, बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। एक और बहस गाहे बगाहे अलग अलग मंच पे चलती रहती है कि कहानी के कथ्य और शिल्प में
कितना अंतर आया है। अभी हाल ही में हमने वरिष्ठ कवि कृष्ण कल्पित जी से बातचीत भी की थी। मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी की है कि कथ्य और शिल्प दो बिछड़े हुए भाई हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आज के शायद संदर्भ में कह रहे होंगे कि आजकल क्या है कि प्रयोगात्मक तौर पे कई चीज़ें केवल शिल्प के तौर पे कहानियाँ लिखी जा रही हैं और कई जगह केवल कथानक आ रहा है। जी जी जी। और वहाँ शिल्प नहीं है, और जहाँ शिल्प है वहाँ कथानक मिसिंग है। तो शायद इस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो निर्मल जी की भी बहुत मतलब फ़ैन हूँ, और निर्मल जी की कहानियाँ जहाँ पे शिल्प और कथानक दोनों बहुत सुंदरता से गुथे होते हैं, वहीं मैं कृष्ण बलदेव वैद्य साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जहाँ वो कहते हैं शिल्प ही अपना कथ्य ढूंढ लेता है। वो बिल्कुल दूसरी बात कहते हैं। और मैं शिवमूर्ति जी को भी पढ़ती हूँ जो कहते हैं कि कथानक ही अपना शिल्प ढूंढता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे आस्वाद के लेखक हैं जिनको हम एक साथ हमें पढ़ना चाहिए, जहाँ पर कथानक और शिल्प गुथे हुए हैं उन्हें भी, जहाँ कथानक अपने परिवेश को लेके, अपने समय को लेके जब चल रहा है तो धीरे धीरे अपने शिल्प को ग्रहण करता है, वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं। और अगर मैं कहूँ कृष्ण बलदेव वैद्य साहब जहाँ पे शिल्प प्रमुख है, प्रयोग प्रमुख है, वो भी मुझे प्रिय है। तो मुझे लगता है कि पाठकों को कोई दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, उन्हें लेखक के स्तर पे जाके अपने आप को पढ़ना चाहिए। अगर पाठक पहले से ये सोच के चलेगा कि वो जो पढ़ने जा रहा है उसमें शिल्प और कथानक दोनों हो, या पहले से अपना एक आइडिया बना के चले, मुझे लगता है कि किसी भी लेखक की कहानी को पढ़ना नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। जी जी बिल्कुल। आपने अभी निर्मल वर्मा जी का भी जिक्र किया। कहते हैं कि नई कहानी में जो सबसे सशक्त हस्ताक्षर थे उसमें निर्मल वर्मा भी एक जी एकदम। तो ये नई कहानी, अकहानी और कहानी, ये तीन जो दौर हैं कहानी के, यात्रा के, आपने वो तीनों दौरों से गुजरी हैं, तो आपको क्या अंतर लगता है कि इन तीनों ही दौर में कहानी में कहाँ क्या अंतर आया है? मुझे लगा कि 70 के दशक में जो कहानी में प्रयोग हो रहे थे और कहानी अपना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले रही थी, पता नहीं क्या हुआ कि 80 के दशक में आके हम फिर क्लीशे में फंसे। मुझे नई कहानी, अकहानी और आधुनिक कहानी जो थी, जिसको हम आगे चल के और अधिक उसको हम मेटा मॉडर्निज्म तक लेकर आ गए हैं कहानी को, पर हम कहीं ना कहीं 80 के दशक में और 90 के दशक में और 2000 में कहीं ना कहीं वापस पीछे मुड़ने लगे थे, तो कहानी में प्रयोग से डरने लगे थे। तो मुझे लगता है कि नई कहानी और अकहानी का दौर ऐसा था कि जहाँ से हम आगे जा सकते थे, लेकिन हम वापस पता नहीं वैचारिकी के चलते पीछे मुड़े या क्या था। पर अब बहुत सारे ऐसे नए लेखक आ रहे हैं जो प्रयोग भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अकहानी में भी कहानी तो होती थी। रविंद्र कालिया जी और काफ़ी लोग इस सब से जुड़े थे अकहानी से, पर मैं अगर उनकी कहानियाँ पढ़ती हूँ तो उनमें बहुत कहानी तो मिलती ही है। बहुत बहुत बढ़िया। एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, उसके बाद हम फिर सुनेंगे कि मनीषा जी के बारे में कुछ और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, क्या कहते हैं। डॉक्टर राही मासूम रज़ा अकादमी लखनऊ के महासचिव रहे स्वर्गीय रामकिशोर जी ने एक बार वर्तमान समय के बारे में कुछ कहा था कि साहित्य फिलहाल थम सा गया है, लगता है रचनाकार सांस लेने से भी कतरा रहा है। जब जीवन जर्जरित हो रहा है तब कलम के सिपाही मौन धारण करके बैठे हुए हैं, एक दिन यह मौन विस्फोटित होगा। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कभी साहित्य मौन तो नहीं रहा होगा, ये शायद उनको अपने आसपास ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन साहित्य में हमेशा कलम जीवंत रही, नए लेखक लिखते रहे। हो सकता है उस तरह से बाकी लेखकों ने वो जिस संदर्भ में बात करें, क्योंकि मुझे ये संदर्भ नहीं पता हो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी समय में कलम थमी है, नए लेखक नहीं आए, ऐसा है नहीं। आज भी आप देखिए बहुत सारे नए युवा लेखक हैं जो अपना नाम कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो बुकर तक हिंदी साहित्य पहुंच चुका है।
तो मुझे लगता है कि कलम कभी शांत तो नहीं रही और मौन तो कभी नहीं आया। और ऐसे चीज़ें हम अक्सर किसी न किसी हताशा में कहते हैं, तो मुझे लगता है ये कोई ना कोई उनकी आसपास की हताशा रही होगी। जी बिल्कुल, हाल ही में उनका निधन भी हो गया जी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम आजकल पाठकों को लेकर बहुत चिंता होती है कि पाठकों की कमी हो रही है, जबकि हम देखते हैं किताबें खूब बिकती हैं जी। और उसके बावजूद क्या कारण है कि ये बार बार बात आती है कि पाठकों की कमी है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले जो समय हमें किताबों में पढ़ने को मिलता था, वो समय हमारा सोशल मीडिया ने छीन लिया है। हालांकि वहाँ पर भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप किताब पढ़ सकते हैं जी। तो आप सोशल मीडिया के पटल पर किताब पढ़ना और वाकई एक किताब को लेकर पढ़ने में कितना अंतर देखती हैं? पहले मैं आपकी पहले वाली बात कहूँ कि जो बात आपने कही कि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो पाठकों की कमी पे हम बात करें तो पाठकों में कमी तो आई है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात याद करूं कि मेरी हंस में जब 3-4 कहानियां छपी थी तो बहुत सारे पत्र आया करते थे। जी। अब वो ईमेल्स भी नहीं आते, अब तो फ़ोन नंबर भी होता है तो भी मैसेजेस कम ही आते हैं। तो जो विशुद्ध पाठक था वो तो कम हुआ, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पे जाके देखें, सोशल मीडिया ने हमारा समय खाया है, तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लेखक ज़रूर मिल जाएंगे जो कि लेखन की दुनिया में आना चाहते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने हमारा समय खाया, और सोशल मीडिया पे जो साहित्य हम क्षणिक तौर पे पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ ली, कोई छोटी सी कहानी आपने पढ़ ली, तो निश्चित तौर पे वो संतुष्टि तो नहीं देती। लेकिन अगर मैं किंडल की किताबों की बात करूं, तो अगर हम हवाई यात्रा में हैं या किसी लंबी यात्रा में हैं तो हम 1 या 2 किताब ले जा पा सकते थे। लेकिन आज अगर मैं बात करूं गुटनबर्ग की ई पुस्तकालय की, तो बहुत सारी किताबें हम डाउनलोड करके जहाज़ में या रेल यात्रा में या लंबी यात्राओं में ले जा सकते हैं। तो मुझे तो ये सुविधा ही लगती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किताब के पन्नों का मोह मुझे नहीं है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि किताब और ई बुक है तो मैं किताब पढ़ूंगी, लेकिन अगर मैं यात्रा कर रही हूँ तो मैं बहुत सारी ई बुक डाउनलोड करके ले जाना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। मनीषा जी, बातचीत का इस सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन देखते हैं कुछ लोग हमसे फिर जुड़े हैं, क्या कहते हैं वो। और संदेश सुनाने से पहले मैं चैट बॉक्स में आपकी एक प्रशंसक है, उनका मैसेज आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। श्रीमती सोनू यशराज जी लिख रही हैं, मनीषा जी सचमुच मनीषी की तरह अपने हर उपन्यास को शोध से परिपूर्ण बनाती है। हम नए लेखकों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। त्रिमाया उपन्यास में न केवल स्त्री पात्रों के साथ बल्कि पुरुष पात्रों के साथ भी न्याय किया है। अब चलते हैं संदेश की तरफ। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त प्रभात गोस्वामी जी आज बॉक्स एफएम के लिए आपसे संवाद कर रहे हैं। आपसे कई तरह से आत्मीय रिश्ता मेरा बनता है। हम लोग कई गुरुजन से पढ़े हैं जो साझा हैं। आप और मैं कई सारे ऐसे शहरों और कस्बों में रहे हैं जो समान। आपकी सृजन यात्रा को मैं प्रारंभ से ही बहुत रुचिपूर्वक देखता और उससे चमत्कृत होता रहा। मैंने इस बात को लक्ष्य किया है कि आपने अपने हर उपन्यास में, बल्कि कहें हर रचना में, नई जमीन तोड़ी है और एक बार आप जो काम कर देती हैं उसके बाद उसे दोहराती नहीं है। हर बार आप कुछ न कुछ नया कर, और ये नया करना केवल लेखन में ही नहीं है, लेखन से इतर भी आप बहुत कुछ नया और सार्थक करती रही हैं। मैं केवल 2 चीजों का उल्लेख करूंगा। एक, हिंदी नेस्ट जो उस समय शुरू हुआ था जब कंप्यूटर से हिंदी का नाता बनने लगा था और हम में से बहुत सारे लोग इस बात से दूरी बरत रहे, और दूसरा है कथा कहन जिसने केवल 5 सालों में हिंदी जगत में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। आपसे जब भी मिलता हूँ एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आपकी आत्मीयता मुझे अपने घेरे में ले लेती है। मैं कामना करता हूँ कि आपकी सृजन यात्रा और जीवन यात्रा इसी तरह निर्बाध चलती रहे और हिंदी साहित्य को आप समृद्ध करती रहें और हमारे जीवन में भी आनंद, रस और उल्लास का संचार करती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दुर्गा प्रसाद जी। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ काफ़ी जुड़े रहते हैं और बहुत उनका आशीर्वाद मुझे तो निरंतर मिलता रहता है। और इसके बाद आइए एक और संदेश।
हिंदी की अग्रणी लेखिका है और मेरी बहुत अच्छी मित्र है। हमारे पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन उसकी जो बातें मुझे उससे गहराई से जोड़ती है वो हैं संबंधों की प्रिय अप्रिय परिधि से बाहर होकर उसका साहित्य के प्रति समर्पित भाव। वो प्रत्येक उस नए लेखक को सच्चे दिल से सराहती है, प्रोत्साहित करती है, जिसमें मनीषा को संभावना दिखती है। साहित्य और नव लेखकों के लिए उसका सबसे बड़ा प्रयास कथा कहन कार्यशाला है। ये आकर्षक और प्रभावशाली कार्यशाला ऐसे ही नहीं बन जाती। इसके लिए जो अथक परिश्रम, नवाचारी दृष्टि और अर्थ जुटाने की कवायद है, बहुत ऊर्जा मांगती है। ये मनीषा का ही हौसला है जो केवल 5 साल में ही हिंदी साहित्य जगत में खास जगह बना चुका है। लेखन की दृष्टि से मनीषा की हर रचना में पर्याप्त शोध मिलता है, चाहे वो पंचकन्या हो, स्वप्नपाश हो या त्रिमाया। उसका जमीनी शोध हर रचना को विश्वसनीय और साहित्यिक निकष पर उत्कृष्ट बनाता है और मनीषा कुलश्रेष्ठ को बड़ी लेखिका है। फिर क्या है जो उसके लिए इसे खूब यायावरी करना पड़ता है और रज्जगे करने पड़ते हैं। मेरी ओर से सखी को असीम शुभकामनाएं। हिंदी की अग्रणी लेखिका। धन्यवाद लक्ष्मी। डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी, एकदम बिल्कुल आपकी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी बात कही। एक बात जो उन्होंने अभी कही, मैं भी मानता हूँ कि लेखन सिर्फ कल्पनाओं की उड़ान नहीं है जी। लेखक को बहुत शोध भी करना पड़ता है, अपने आसपास के जो वातावरण है उसको समझना पड़ता है, अपने आसपास की परिस्थितियों को देखना पड़ता है। एक अच्छी रचना में शोध का कितना महत्व है? जी प्रभा जी, शोध मुझे क्या लगता है कि मैं हर बार उसी रचना में उतरती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये एक नई दुनिया मेरे ऊपर खोलेगा। तो मैं ऐसी दुनियाओं में उतर कर लिखना चाहती हूँ जिनसे मैं अनभिज्ञ थी। अगर मैं सिजोफ्रेनिया की बात करूँ, स्वप्नपाश की, तो मुझे वो शब्द पता था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा रोग है जी। तो मैं उसमें कूद पड़ी क्योंकि मुझे जानना था। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक साहित्य में शोध, वो आपको तो समृद्ध करता ही है, साथ में उस दुनिया पर भी जाकर वो आपका शोध खुलता है जिसके बारे में वो अनभिज्ञ हैं जी। क्योंकि हम अक्सर स्वप्नपाश जैसे विषय पे हम कहते हैं किसी पे भूत आ गया, अगर कोई अकेले में बात कर रहा है तो वो एक मनोविदलन की या भ्रम की अवस्था होती है जहाँ पर आपको लोग दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो मुझे इस विषय ने बहुत आकर्षित किया था और मुझे लगता है कि शोध बहुत साइंटिफिक होना चाहिए क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ तो मेरा शोध बहुत ही एक तार्किक तौर पे होता है। और मुझे लगता है कि शोध साहित्य में भीतर तल में रहना चाहिए और तथ्यों की तरह किताब में नहीं आना चाहिए। किताब में तो जीवन ही आए और जैसे कि बर्फ के नीचे पानी होता है उस तरह से शोध रहे और ऊपर पूरा समूचा जीवन रहे। तो मुझे लगता है कि शोध होना चाहिए मगर कथानकों में और कथा साहित्य में उसको केवल ऊपर से दिखना चाहिए जी। बहुत बढ़िया बात कही। एक बात और, एक वैचारिक पक्ष भी है जी। अक्सर आजकल बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि आज के दौर में जो साहित्य लिखा जा रहा है, चाहे कविता, कहानी, कुछ भी हो जी, उसमें वैचारिक जो सघनता होती है या वैचारिक जो आपकी सोच होती है उसकी कमी कुछ नज़र आ रही है लोगों को। हो सकता है कि अपनी अपनी पसंद होगी, मैं जिनसे मिला उन्होंने हो सकता है उनको ऐसा लगा हो, लेकिन ऐसा नहीं भी होता होगा। तो रचना में वैचारिक पक्ष को लेके भी आप कुछ अगर हमारे श्रोताओं को बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं तो अपने निजी तौर पे रचनाओं में बहुआयामिता की पक्षधर हूँ, उसमें जीवन भी हो, विचार भी हो, लेकिन विचार भी इतना ठोस और इतना ऐसा ना हो कि वो चुभे। रचनाओं में तो जीवन आए और जीवन के साथ साथ कहीं बहुत सूक्ष्म तौर पे विचार ज़रूर आए। तो मेरी पक्षधरता विचार को लेकर बहुत सूक्ष्म स्तर पे है, लेकिन जीवन को लेकर एक विराट स्तर पे है। तो जहाँ जीवन इतने उदात्त होंगे कि वो किसी कथानक का विषय बन सके, वहाँ निश्चित तौर पे विचार एक बड़ी दृष्टि लेके आएगा ही आएगा, चाहे वो तल से झांकता रहे। जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें आपसे कर रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बात एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि बॉक्स एफएम पर इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारी बातचीत हो रही है देश की सुपरिचित लेखिका श्रीमती मनीषा कुलश्रेष्ठ जी से। बातचीत का सिलसिला हम और आगे बढ़ाते हैं। आप तो बहुत घुमक कर रही हैं, देश और दुनिया में आपने खूब घूमे भी हैं। आपने यात्रा वृत्तांत होना, अतिथि कैलाश का, या अंग्रेजी साहित्य के गलियारों में जैसी रचनाएं भी निकल के आई हैं।
आप जब घूमने के लिए निकलती हैं तो आप क्या खोजती हैं, और आपकी घूमने की जो प्रवृत्ति है या जो आप घूमती हैं उसका मुख्य प्रयोजन क्या होता है? जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक फौजी अधिकारी की पत्नी रही हूँ तो कई बार तो यायावरी बहुत विवशता में रही कि हर 3 साल में आपका सामान बांध कर उठाकर चलना पड़ता था, मगर वो यायावरी अब एक आदत बन गई है। तो अगर मैं कहीं जाती हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ मैंने मेघ मार्ग की जो समूची यात्रा की थी, तो वो मैंने राम टेकरी से शुरू करके और पूरी यात्रा की थी। तो निश्चित तौर पे मैं भौगोलिक तौर पे अपने आप को समृद्ध करना चाहती हूँ कि भूगोल के वो कौन कौन से बिंदु हैं जो भारत को भारत बनाते हैं। तो मैं वहाँ घूमी और मैंने एक बात देखी इस मेघ मार्ग की यात्रा में कि बुद्ध और राम दोनों साथ में चल रहे थे कैलाश तक। तो ये बात, मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें ढूंढती हूँ। और अगर मैं यूरोप या कहीं ऐसी, जैसे अभी मैं टर्की गई थी, तो मैं वहाँ के लेखकों के जो पुराने निवास स्थान हैं, म्यूज़ियम्स हैं, या उनकी रचनाओं के जो केंद्र जगह रही हैं, जैसे टॉमस मान, जैसे जेम्स जॉयस की घर में होके आई, तो उस डबलिन को मैंने देखा कि जिस डबलिन से वो भागकर निकल तो गए थे, लेकिन उस डबलिन से हमेशा वो घिरे रहे। तो मैं इस तरह की यात्राओं में हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं लेखकों के, जो हमारे पुराने थाती लेखक हैं, जो अंग्रेज़ी साहित्य के हों या टर्किश हों, तो जैसे इस बार मैं रूमी के मकबरे पर भी जाके आई, कोन्या गई थी मैं। तो मेरी प्रयास यही रहता है कि मैं कलाओं और साहित्य के उन केंद्रों पर ज़रूर जाऊं जहां पर मैंने निर्मल जी को लिखते देखा है, कृष्ण बलदेव वैद साहब की किताबों में उनके जिक्र देखे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है। जी, कभी हिंदी साहित्य के गलियारों में भी आपने कुछ लिखा है या लिखने का कोई आपका मंशा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर गए थे, वहीं पे मल्लिका का विमोचन हुआ था। और आपको एक मज़ेदार घटना बताती हूँ कि मैंने मल्लिका पहले लिखा और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो हवेली है उस पर मैं बाद में गई थी। तो मैंने उसमें एक ऐसी सीढ़ी की परिकल्पना की थी जहाँ से भारतेंदु जी के मित्र और मल्लिका अलग से चढ़ के उनकी सीधी स्टडी में जाते थे, बिना परिवार वालों से मिले। तो मैंने तो रच दिया। जब मैं वहाँ पहुँची तो सचमुच एक ऐसी सीढ़ी थी। इस बात ने मेरे गूज बम्प्स ला दिए कि लेखक कभी कभी अपने कहन में कितना अंदर तक उतर जाता है कि वो कोई ना कोई एक ऐसी सच्चाई ढूंढ लाता है जिससे वो कभी रूबरू नहीं हुआ था। जी, बहुत। आपने देखिए, आपने कविता लिखी, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे और यात्रा वृत्तांत भी लिखे, संस्मरण भी लिखे आपने। बहुरूपिया और कारगिल युद्ध पर आपके संस्मरण बहुत चर्चित रहे हैं। कुछ इनके बारे में बताइए हमको कि एक अच्छा संस्मरण लेखन करने के लिए क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना होता है? जी, मैंने संस्मरण तो केवल 2-4 ही लिखे हैं, वो भी कभी कभी किसी पत्रिका के कहने पर मुझे लगता है कि संस्मरण वो हों जो उस समय की स्लाइस को पकड़ते हों, और संस्मरण वो हों जिसमें लेखक जितना कम हो सके वो अच्छा है। उसके समय के कलाकार, उसके समय के विचारक, उसके समय के राजनायक, उसके समय के बाकी जो विचारक हैं वो सब रहें, और वो कम से कम रहे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे इसके चलते एक आत्मकथा बहुत पसंद है जिसको हम कहें स्टीफन स्वाइग की आत्मकथा है। तो वो मुझे बहुत इसीलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने अपने वक्त के, अपने समय के उन कलाकारों, फ्रॉयड, रोधा, इन सबको अपने आप बीती में लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप संस्मरण लिखें, अपने आप को लिखें ज़रूर, लेकिन उतना कि जितना कि किसी भी खाने में नमक होता है, और आप उस समय को पकड़े जो समय इस वक्त गुजर रहा है। अगर मैं आज के समय की बात करूंगी तो मैं अपने समकालीन लेखकों की बात करूंगी या अपने समकालीन चित्रकारों की बात करूंगी, तो ये रहेगा मेरे लेखन में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। और आपका एक और रूप भी हम देखते हैं कि आप पर्यावरण प्रेमी नहीं हैं, और आप पर्यावरण के प्रति आपकी चिंताएं जग जाहिर हैं, बहुत पढ़ते भी रहते हैं सब लोग। और हमारे देश में इस तरह की परंपरा भी रही है कि जो लोग लेखक, कई ऐसे भी रहे जो न केवल किसी चीज़ को लिखते थे बल्कि एक आंदोलन के रूप में उनके साथ भी जुड़े। जी,
क्या लेखक को केवल लेखक ही रहना चाहिए या उसको एक एक्टिविस्ट की भूमिका भी निभानी चाहिए? बिल्कुल, लेखक को एक हद तक एक्टिविस्ट की भूमिका निभानी चाहिए, पर मुझे क्या लगता है कि कई लेखक ये बात करते हैं कि नहीं, हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, उनकी कलम ही उनका एक्टिविज्म का काम करती है। तो मुझे लगता है कि वो उनकी सीमाएं हैं जिनके साथ उनको स्वतंत्र हमें छोड़ना चाहिए। अगर लेखक चाहता है कि वो खाली लेखक रहे और उसकी एक्टिविज्म उसकी कलम से निकले, तो ये आज़ादी उनको होनी चाहिए। क्योंकि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ और मेरे घर में मेरे ताऊजी जूलॉजिस्ट थे, मेरी बहन जूलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट है, मेरे भाई मनोज कुलश्रेष्ठ इस देश के बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं। तो ये मुझे विरासत में मिला और ये मेरे लिए आंदोलन और एक जीने का तरीका हमेशा बना रहेगा। और मेरी लेखनी में हमेशा ये पर्यावरण को लेकर चिंता आएगी। और मैं बाकी लेखकों को भी कहती हूँ कि अगर उनको लगता है कि इस समाज में कोई भी क्षेत्र ऐसा छूटा है जहाँ पर वो अपने एक्टिविज्म को उभार सकते हैं या वहाँ जाकर कुछ कर सकते हैं, तो करना ज़रूर चाहिए। बाहर निकलकर अगर आप निकलेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी कलम समृद्धि होगी। जी बिल्कुल। अमायरा भी कुछ पूछने के मूड में लग रही हैं। अमायरा, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? जी, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे और इनसे मैं आपको बस और डीपली थोड़ा जानने की कोशिश, हमारे लिसनर्स के लिए भी, हमारे लिए भी। आपको एक तरह से आप इसे रैपिड फायर कह लीजिए, एक शब्द में आपको इसका जवाब देना होगा। लेखन या नृत्य? पहला प्यार। लेखन। आपके सबसे पसंदीदा भारतीय लेखक? निर्मल वर्मा। आपकी अब तक की सबसे पसंदीदा खुद की रचना? मल्लिका। किताब या किंडल? किताब। पहाड़ या समंदर? समंदर। जोहानिसबर्ग या लंदन? फेवरेट लिटरेचर फेस्टिवल डेस्टिनेशन? लंदन। जब आप लिख नहीं रही होती हैं तो क्या कर रही होती है? मैं जब लिख नहीं रही होती हूँ तो मैं ना बहुत बिंज वॉचिंग करती हूँ, सीरीज पे सीरीज, और नेटफ्लिक्स पे मेरे को बहुत आनंद आता है। OTT लवर। बिल्कुल। आपकी कहानियों में सबसे ज्यादा दिखने वाला रंग कौन सा है? कसुमल। शब्द या शांति? संतुलन दोनों के बीच। एक शब्द में मल्लिका उपन्यास को आप कैसे बयां करेंगे? परम प्रेम। क्या बात है। सबसे मजेदार कोई पाठक की प्रतिक्रिया आप पर आई हो? बिल्कुल। एक बार एक पाठक का हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि बस कल अब तुम्हारे पास ज़्यादा जीवन नहीं है, और मैं रात भर किताब पढ़ता रहा आपकी शालभन जी का, और सुबह डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा कि तुम सोए नहीं। उसको कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ था और कहता है देखो मैं जिंदा हूँ। क्या बात है। एक सुपर पावर जो आप चाहें कि आपके पास हो? हाँ, ये मेरा बचपन से सपना कि मैं अदृश्य होना चाहती हूँ और लोगों की प्रतिक्रियाएं देखना चाहती हूँ। आपकी कहानियों का मूड मेलो या इंटेंस? इंटेंस, नॉट मेलो। एक किताब जिसे आप बार बार पढ़ती हैं? मैं जो किताब बार बार पढ़ती हूँ अन्ना कारेनिना। क्या बात है। और हिंदी में कहूँ तो वेदिन। जी। साहित्य का मतलब आपके लिए क्या है? जीवन। क्या बात है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बहुत बढ़िया। एक सवाल और, क्योंकि आपने बहुत काम किया और मुझे लगता है कि 1 घंटे के साक्षात्कार में आपके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम काफ़ी कुछ जितना समझ पाए हैं, जितना आपको पढ़ पाए हैं, पूछते हैं। आपने अनुवादक के रूप में भी काम किया है। अनुवाद एक कला है और निश्चित रूप से इसके साथ भी एक खतरा होता है कि मूल रचना की जो भाव हैं कहीं वो बदल ना जाएं या कहीं उनमें कोई छेड़छाड़ ना हो। तो एक अच्छे अनुवादक की क्या क्वालिटीज़ या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? बिल्कुल प्रभा जी, मैंने ना निर्मल जी को पढ़ा था कहीं कि जब भी मुझ पे राइटर्स ब्लॉक आता है या मेरा लिखने के बीच में एक व्यवधान आता है, मैं ट्रांसलेशन करने लगता हूँ। और निर्मल जी की इस बात ने ही मुझे ट्रांसलेशन की तरफ मोड़ा, और अन्यथा पत्रिका के लिए मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए। तो मुझे क्या लगता है कि एक ट्रांसलेटर के तौर पे अक्सर तो ये होता है कि आपके ऊपर थोपा जाता है कि आप इसे ट्रांसलेट करिए, पर उसके अलावा भी आप अपनी मनपसंद रचनाएं ज़रूर ट्रांसलेट करें, तो उससे आपको भाषा बरतने का एक सलीका आएगा। और अगर आप जब आप थोपा हुआ ट्रांसलेशन भी करेंगे तो उसमें भी आप एक आनंद ले सकेंगे। तो और आप जब भी ट्रांसलेशन करें, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे शब्द आप
हिंदी से ही लें, आप अपने आसपास की बोलचाल भाषाओं से भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार हिंदी अपने आप में सीमित हो जाती है जब हम किसी भाषा से किसी और भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। तो बिल्कुल उर्दू का सहारा भी लें, हिंदी का सहारा भी लें। अगर कोई शब्द आपको कहीं भोजपुरी में मिल जाता है और वो हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, तो ज़रूर अन्य भाषाओं से भी शब्द इस्तेमाल में लाएं। जी जी, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, क्योंकि अब वक्त वैसे भी हमारे पास अभी है थोड़ा 5-7 मिनट और हैं। तो कथा कहन के माध्यम से आपने एक अच्छा प्रयास किया है कि नई पीढ़ी के जो कथाकार हैं, कहानीकार हैं, और जो कहानी को कहने का सलीका भी सीखना चाहते हैं, तो आपने बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। आज के दौर में एक सवाल ये निरंतर होता है कि आज की पीढ़ी जिसका पढ़ने का माध्यम अंग्रेजी है, ऐसी परिस्थिति में आपको हिंदी लेखन का भविष्य कैसा नजर आता है, और कथा कहन के माध्यम से आपको उसमें कितनी सफलता मिली? जी, अगर मैं देखूं तो कथा कहन में अक्सर तो काफ़ी गृहिणियाँ बहुत आती हैं और कई युवा भी आते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी ने बहुत सारा हमारा हिंदी का जगह को ले लिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे अंग्रेज़ीदा लेखकों को जानती हूँ जिन्होंने हिंदी में भी लिखा है। जैसे मैं अभी गौतम चौबे से मिली, मैं पंकज से मिली, तो ये सारे लोग पॉपुलर राइटिंग में काम कर रहे हैं। तो अब ये हिंदी के पाठकों तक पहुंचना चाहते हैं और ये बाकायदा हिंदी में अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नवीन है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखना चुना। तो ऐसे बहुत सारे मैं युवा लेखकों को जानती हूँ जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होते हुए भी उन्होंने हिंदी में लिखना चुना। मेरी बेटी है, निफ्टियन है, पूरी अंग्रेज़ी दाँ है, लेकिन वो हिंदी में बच्चों के लिए साइकिल के साथ में काम करती है और लेखन भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि भविष्य इतना अंधकार में है। हाँ, इनके मुहावरे बदलेंगे, इनके मुहावरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समय में जिस तरह की चीज़ें आई थी और हमने अपने मुहावरों में उनको लाए, तो इनके फ्रेजेस अलग होने वाले हैं, लेकिन ये हिंदी में लिखेंगे ज़रूर। और मुझे कभी भी हिंदी का भविष्य कभी अंधेरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे याद है कृष्ण बलदेव वैद साहब तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो भी अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। अनामिका जी हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाती नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा हिंदी में लिखा। और वैद साहब ने हमेशा हिंदी में लिखा। तो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी सीखने और बोलने और घर में हिंदी के बरतने से कहीं भाषा छूटेगी नहीं और हमें हमेशा हिंदी के लेखक मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। मैं भी जब बीकानेर में था, मेरा तो जन्म भी वहाँ हुआ, तो मैंने बहुत देखा। मैं बहुत सी संगोष्ठियों में श्रोता के रूप में जाया करता था। तो योगेंद्र किसलय एक हुआ करते थे, अच्छे कवि थे, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। रामदेव आचार्य एक कवि थे, बहुत अच्छे हिंदी के, राजस्थानी के कवि थे। वो तो कई बार मजाक में भी कहते थे कि मैंने MA इंग्लिश राजस्थानी में किया है। तो ऐसे बहुत से लोग जो अंग्रेज, मोहम्मद शदीक एक थे, वो भी अच्छे कवि थे, तो वो भी अंग्रेजी के अध्यापक थे। तो ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, अंग्रेजी साहित्य में रुचि रही है, लेकिन वो लेखन का माध्यम उन्होंने हिंदी में चुना। तो बहुत अच्छी सी बात। आखिर में एक चीज़ मैं और सुन, आपकी कोई ऐसी कविता जो आपको दिल को छूती हो, अगर आपको याद हो तो हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जी, मुझे कविताएं तो याद नहीं रहती है। अगर मेरे पास फ़ोन होता तो उसमें से मैं पढ़ के सुना सकती थी। जी, लेकिन मुझे याद नहीं रहती है। जी। तो आपकी साहित्यिक यात्रा का कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा या कोई ऐसी यादें जो आपको लगता है कि बार बार उनको याद करते रहें? बिल्कुल, जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने हिंदी नेस्ट जब पहली बार लॉन्च किया था, तो मैंने सारे लेखकों से संपर्क किया कि ऐसे ऐसे इंटरनेट है, ऐसे आपकी रचनाएं उस पे होंगी और कहीं भी एक क्लिक पे आपको पढ़ा जा सकेगा। तो इस कारण मैंने निर्मल जी को भी कॉल कर दिया। अच्छा। तो निर्मल जी ने कहा, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? तो निश्चित तौर पे मैं अपनी सारी रचनाएं तुमको देना चाहूँगा। तो ये बात मेरे जहन में हमेशा रही। उनसे बस मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पे बात हुई और इसी हिंदी नेस्ट ने मेरी प्रभा खेतान जी से बात करवाई। तो और कृष्ण बलदेव वैद साहब से मेरी मुलाकात, क्योंकि मैं उनको कॉलेज के ज़माने से पढ़ती थी। तो जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पत्र तो मुझे बहुत मिले
और तुम अब घर आई हो। तो इस तरह से, और मन्नू भंडारी जी से जब मैं पहली बार मिली, क्योंकि मन्नू जी को हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, तो जब वो मेरे बगल में बैठी थी हंस कथा सम्मान के कार्यक्रम में, तो मैंने चुपचाप से उनका एक आंचल का छोटा सा हिस्सा अपने हाथ में रख लिया था कि मैं कुछ इससे मुझे मिल जाए। नागार्जुन जी से मेरी मुलाकात, जब मैंने मेघदूत का जब अनुवाद उनका मैं लेके गई थी और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो एक लेखक के जीवन में तो सबसे अनमोल पल वही होते हैं जब वो बड़े लेखकों से मिलता है। मुझे भी मन्नू भंडारी जी का सानिध्य एक बार मिला। मैं 87 की बात है, बीकानेर में उर्मुल डेयरी में नौकरी किया करता था, तो अकाल पढ़ा हुआ था। तो मन्नू भंडारी जी अपनी कॉलेज की छात्राओं को लेके अकाल साहित्य के लिए आगे उन्होंने कदम बढ़ाया था, और एक गांव में गए थे वो, जहां एक व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति था, उससे बातचीत की। तो वो कोई भी बात, मन्नू भंडारी जी के सवाल का जवाब वो अपनी पत्नी की तरफ देख के अपनी पत्नी का नाम लेके देता था। तो मैंने उसमें एक हिंदी गज़ल भी लिखी थी उसके, मनु जी के उस पूरे वाक़या को लेके। खैर ये सब बातें हैं ज़िंदगी में, बहुत सी याद रहती हैं, बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनंदित करता है और जो आपके जीवन में बहुत कुछ नवाचार भी लाता है, आपको क्रियाशील बनाए रखता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, आपसे आखिरी सवाल के साथ हम इस बातचीत को यहीं विराम देंगे कि आपके जीवन साथी एयरफोर्स यानी वायुसेना से हैं, आपकी साहित्यिक यात्रा में उनका कितना योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हिंदी नेस्ट जब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, क्योंकि जल्दी शादी हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी स्थिर सी हो गई है। तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम हिंदी नेस्ट को तो कोई पत्रिका चला सकती हो इंटरनेट पे। तो वो कंप्यूटर उन्होंने मुझे सिखाया, क्योंकि मैं तो हिंदी से एमए करके गई थी, और उन्होंने मुझे वो वेबसाइट का एक बेस बना के दिया, और फिर हमने उसको जीवन भर साथ में चलाया। और मेरी किसी भी किताब के पहले पाठक वही होते हैं, प्रूफ रीडिंग भी वही करते हैं। तो अगर मेरी किताबों में कभी प्रूफ की गलती मिले तो सारा दोष उन्हीं को दीजिए। बहुत 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 मज़ा आ गया आज की, और बॉक्स एफएम पर इस बातचीत का सिलसिला हमको आगे बढ़ाने से पहले घड़ी इशारा कर रही है, और आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रभात जी।